2024 और 25 की तैयारी के लिए हमने आपके लिए फिर से साइंस स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये हमारा पार्ट तीसरा है। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट्स कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। जैसा कि रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, इसमें रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप 25 क्वेश्चन में से क्या इनमें से 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेंजीन में मौजूद डबल बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है, मतलब द्विक आबंध की संख्या आपको बतानी है। बेंजीन जो संरचना होती है उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। चलिए सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, 6, 3, 2, 4 ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बेंजीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। C6H6 जो होता है बेंजीन का फार्मूला होता है। लेकिन अगर संरचना की बात करेंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। ठीक है, यहां पर हर जगह पर कार्बन होता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है। समझ गए आप। तो अगर हम द्विक बांध की बात करेंगे तो एक छोड़ करके, एक यहां पर लगेगा तो दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, हर जगह पर नहीं होते। एक छोड़ करके यहां पर छोड़ दिया गया, एक यहां पर छोड़ दिया गया। तो अगर द्विक बांध या डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो बेंजीन की संरचना में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है धात्विक लक्षण या धात्विक गुण जो है उसको आपको आरोही क्रम में बताना है। आरोही मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में आपको बताना है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा हो वो लास्ट में होना चाहिए और जिसकी सबसे कम है वो पहले होना चाहिए वो तत्व। अब यहां पर देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जिसको प्रेडिक्टेबल आती होगी वही इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर देखिए कुछ तत्वों की चर्चा जो कर रहा है उसमें देखिए यहां पर गैलियम है, जर्मेनियम है, कैल्शियम है और स्कैंडियम है। इस प्रकार से ऑप्शन है। और भी बीच बीच में आपको तत्व मिलेंगे। जिंक की बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है, बाकी तत्व घूम घूम करके आ रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के ऊपर ले जाते हैं, वहीं पर से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसमें हम तत्वों की बात करेंगे। कौन कौन से तत्वों की ये बात कर रहा है? कैल्शियम की बात कर रहा है, स्कैंडियम की बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है, जिंक की बात कर रहा है, गैलियम की बात कर रहा है और जर्मेनियम की बात कर रहा है और आर्सेनिक की बात कर रहा है। इस प्रकार से ये इतने तत्वों को अपने ऑप्शन में रखा है। तो जब आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे तो यहां पर आपको बताया जाता है कि ये चौथे आवर्त के सारे तत्वों की बात कर रहा है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त की बात कर रहा है। तो इसने सारे जो हैं तत्व चौथे आवर्त के लिए हैं। और धात्विक गुण क्या होता है? जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, समझ गए, मतलब कि आवर्त में अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर तो उनकी धात्विक क्षमता जो होती है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है धात्विक क्षमता। अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं इस प्रकार से तो उनकी धात्विक क्षमता बढ़ती जाती है। तो इसने आपसे वर्ग में ऊपर से नीचे के लिए नहीं पूछा, इसने सिर्फ आपसे पूछा है तत्वों में अगर चर्चा की है तो एक ही आवर्त की ये सारे तत्वों की इसने चर्चा की है। तो जो जितने लेफ्ट में होगा उसकी धात्विक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो कैल्शियम की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद स्कैंडियम की होगी, फिर कॉपर अगर रखेगा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस प्रकार से सबसे कम जिनकी होगी वो आपके गैलियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक होंगे और सबसे ज्यादा किसकी होगी? कैल्शियम और स्कैंडियम की होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहां पर हम अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए कैल्शियम सबसे ज्यादा है धात्विक क्षमता, उसके बाद स्कैंडियम उससे कम, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम। तो जिस प्रकार से वो लगा हुआ था उसी प्रकार से चर्चा की गई है। बाकी अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो क्रम को गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, आवर्त में आपको लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक क्षमता डिक्रीज होगी और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक क्षमता जो है वो इंक्रीज होगी। इस प्रकार से आपको याद करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2022 में आपके एग्जाम संपन्न हुआ था उसके एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर इसमें 22 क्वेश्चन मिलेंगे सेट में तो 22 कराए जाएंगे और 25 तक मिलते हैं इसमें क्वेश्चन। 22, 23, 24, 25 इस तरह के कई सेटों में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और आप लेवल देख सकते हैं कि हाई स्कूल लेवल इसमें मांगा जाता है और इतने बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद कर रहा है, आपको आने चाहिए। अब देखिए हम अगर बात करते हैं सिर्फ एक तत्व की ले लेते हैं, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड को छोड़कर कार्बन की अगर हम सिर्फ बात करें
तो ये कह रहा है इनमें से किस तत्व का ऑक्साइड, मतलब अगर हम कॉपर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो इन तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, मतलब कि कार्बन के द्वारा या फिर इन तीनों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपक्रियाशीलता वाली श्रेणी के ऊपर चलते हैं। पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी इस श्रेणी की। तो यहाँ पर आप इस श्रेणी में देख रहे हैं जो ऊपर जितने तत्व हैं, जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व हैं। और जैसे आप नीचे की ओर आएंगे इनकी घटती हुई अपक्रियाशीलता को दर्शाता है। तो ऊपर के जो तत्व होते हैं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मान लीजिए इनके जो ऑक्साइड हैं तो वो क्या होते हैं, वो कार्बन के साथ अपचयित नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना लिया है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाए रहते हैं। अगर कार्बन के साथ इनकी क्रिया कराते हैं तो वे कार्बन के साथ क्रिया नहीं करते या कार्बन से अपचयित नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम नीचे की ओर आएंगे, ये जितने तत्व आपको नीचे की ओर दिख रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी बहुत ही कम क्रियाशील हैं। अगर कहीं पर इन्होंने ऑक्साइड को बना भी लिया लेकिन अगर कार्बन कहीं पर इनको मिल गया तो भी कार्बन के साथ में अपचयित हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको कॉपर दिखेगा, फेरस दिखेगा, लेड दिखेगा, वो आपके नीचे वाले तीनों तत्व दिखेंगे। देखिए कॉपर हो गया, लेड हो गया और फेरस यहाँ पर देखिए, ये सभी नीचे के तत्व हैं और एक तत्व आपको ऊपर का मिलेगा और वो मिलेगा कैल्शियम। तो सही ऑप्शन होगा कैल्शियम। समझ गए आप? तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है वो कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित नहीं होता है क्योंकि बहुत ही अभिक्रियाशील है और इसका बॉन्ड काफी मजबूत होता है ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्साइड के साथ में। तो समझ गए आप लोग? तो इन तीनों ऊपर वाले के साथ में नहीं होता है, मतलब कि ऊपर वाले के साथ में हो जाता है और कैल्शियम के साथ में अपचयन नहीं होता है। इस प्रकार आपको समझ करके क्वेश्चन को सही करना है। चौथा क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तने में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद असंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है, मतलब पौधे इस गोंद का क्या करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोंद जो है बबूल में निकलती है या फिर पपीते में निकलती है जिससे गोंद के लड्डू बनते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है ना गोंद। तो इस गोंद का पौधे क्या उपयोग करते हैं? ये पौधों का किसी उपयोग का नहीं है। ठीक है, पौधे इस प्रकार के अपशिष्ट का उत्पाद करते हैं। उपापचय में जो भी अपशिष्ट निकलता है वो गोंद हो जाता है या फिर रेनिन हो जाता है, लैटेक्स हो जाता है, ये सभी क्या है? पौधों के अपशिष्ट हैं। भोजन बनाने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे पौधे गोंद के रूप में या फिर लेटेक्स, रेनिन के रूप में किसी न किसी प्रकार से अपनी रसधानियों में, पत्तियों में, पुराने जाइलम में उन्हें एकत्र करते हैं। तो ये क्या है? ये पौधों के अपशिष्ट हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की भी थी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान तो वायु मार्ग जो है वो बंद ना हो सके। हमारी श्वास नली का एक पार्ट्स आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन में दिया गया है कि वो सुनिश्चित करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायु है वो अवरुद्ध ना हो सके, हम श्वास अच्छी तरह से ले सकें। तो उस पार्ट्स का नाम है उपास्थि वलय। ये सी आकार की एक संरचना होती है जो कि श्वास नली को लचीलापन प्रदान करती है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसको आपको लगाने का प्रयास करना है। इसमें आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का ए फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं वीडियो को रोक करके एक बार प्रयास कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 वाले करा रहे हैं हम आपको, तो इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस स्तर तक आपको तैयारी करके चलनी है। तो यहाँ पर देखिए आपसे आवर्धन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग आवर्धन निकाल लीजिए। आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर v/u होता है। और v क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर हाइट दी गई है दोनों की तो h1/h2 हो जाता है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा है फोकस की और यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा है वस्तु की दूरी की, जो कि दोनों फार्मूले दी गई हैं। तो इसका एक फार्मूला और होता है m बराबर, अगर फोकस की बात कर रहा है तो फोकस अब ये फार्मूला होता है। ठीक है,
एफ अपान एफ माइनस यू, मतलब कि फोकस और वस्तु की दूरी के बीच में आवर्धन का एक फार्मूला और है। तो यहाँ पर फोकस तो यहाँ पर एफ ही आपको दिया गया है, तो एफ रख लीजिए फोकस की जगह पर, और यू की जगह पर क्या रखेंगे, जो कि हमारी वस्तु की दूरी कितनी है, ध्रुव से 3.5 एफ है। आपसे यही फार्मूले की उम्मीद कर रहा था। तो एफ अपान क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5 एफ, समझ गए आप, घटाएंगे तो ये आ जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, और अगर हम बात करेंगे, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमको 10 कर लीजिए, नीचे 25 कर लेंगे, और माइनस इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो 2/5 जो होगा वो इसका आवर्धन होगा। तो इस हिसाब से पहला वाले ऑप्शन को आप सही करके निकल सकते थे, लेकिन अभी आपको व्यास भी ज्ञात करना है। तो आपने आवर्धन तो निकाल लिया 2/5, माइनस जो है वो उल्टा दर्शाएगा कि हमने वस्तु को ऐसे रखा था और प्रतिबिंब उल्टा बना जाकर, तो माइनस का साइन यही चीज को दर्शाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इसका व्यास कितना होगा। तो हमने m बराबर निकाल लिया 2/5, समझ गए आप। तो आपने m निकाल लिया, और m को हमने आपको बताया था कि ये v अपान u होता है, मतलब कि प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर दिया क्या गया, यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो दिया गया वस्तु का एक समाकली का हाइट मान लीजिए। तो 5 बराबर आपको 10 दिया गया, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2 आ गया। अगर 1 बराबर 2 आ गया तो 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 4 सेंटीमीटर व्यास का बनेगा। इससे तुलना करने पर हमें ये मालूम चलता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते थे। 7वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वे किस रूप में जाने जाते हैं। इसको सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका एलिफैटिक होता है और एक आपका एरोमेटिक होता है, समझिएगा, ठीक है। अब एलिफैटिक भी 2 प्रकार से होते हैं, एक आपका सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड मतलब कि संतृप्त और अनसेचुरेटेड मतलब कि असंतृप्त। अब सेचुरेटेड में देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन आते हैं, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन आते हैं। और एरोमेटिक में जो भी बंध संरचना जैसे कि बेंजीन हो गया, तो इस प्रकार की संरचना जो होती है, बंध संरचना जो होती हैं वो एरोमेटिक में आती हैं, और खुली संरचना एलिफैटिक में आती हैं। और एलिफैटिक की बात करेंगे तो उसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों पार्ट्स में होता है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आते हैं और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, एक बंध वाले किस रूप में जाने जाते हैं, तो एक बंध वाले संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए 8वां क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी, आपको बताना है। तो देखिए जब भी अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस से आए तो आपको ये बात याद रखनी है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, लिखा जाएगा प्लस में, लेकिन जब आप फार्मूले में रखेंगे तो उसे माइनस में आपको रखना है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस में लिखा जाएगा तो पॉजिटिव ही होती है। और आपको एक चिन्ह परपाटी का और भी ध्यान रखना है, अगर ये अवतल लेंस की बात कर रहा है तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, और लेफ्ट साइड में हमेशा चिन्ह परपाटी माइनस होती है। अगर प्रतिबिंब राइट साइड में बन रहा है तो ये प्लस में होगा, अगर प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बन जा रहा है तो वो भी माइनस में होगा, समझ गए आप। तो वस्तु को अगर ये 60 सेंटीमीटर में रख रहा है तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। जब आप फार्मूले में यहाँ पर u की जगह पर अगर आप 60 रखेंगे तो उसे -60 करके आपको रखना होगा। अगर v आपका माइनस में निकल कर आता है, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है आपका वो इसी साइड बन जा रहा है, और इस साइड बन जाएगा तो आभासी बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब को बनना चाहिए उस साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन गया है तो वो आपका माइनस में बनेगा, चिन्ह में आएगा और आभासी बनेगा, समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार से पहले हम लोग फार्मूले को लगाकर देखते हैं कैसा क्या हमारा यहाँ पर चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये होता है फार्मूला लेंस का फोकस दूरी निकालने का। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपसे v पूछ रहा है, तो v को हम लोग इधर ही रखते हैं
1/v बराबर 1/f और प्लस में 1/u आ जाएगा इधर को। समझ गए आप। अब ये अवतल लेंस की बात करेगा तो इसकी फोकस दूरी माइनस होगी, माइनस का 1/30 लिख लीजिए। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। वहीं पर अगर पृथ्वी वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो 7 सेंटीमीटर है और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसे हमको माइनस में रखना पड़ेगा। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। 30 दूना 60, 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो माइनस का 3/60 बन जाएगा बराबर 1/v के। तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 60/3 और अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 20 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में लिखा गया है, तो अगर माइनस का 20 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वस्तु को रखा था इस साइड में और प्रतिबिंब भी इसी साइड में बन गया। 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था और प्रतिबिंब बन गया जाकर के यहाँ पर, तो इसका मतलब है आभासी बनेगा। तो 20 सेंटीमीटर तो सही होगा, माइनस का आभासी भी होगा, और अगर लेफ्ट साइड में ही बन रहा है तो सीधा ही बनेगा। सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि 5 ओम के एक प्रतिरोध से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा की मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपसे श्रेणी क्रम की बात किया है, तो हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, 2 प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से पहला प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। एक प्रतिरोध ये 5 ओम का है और एक ये कह रहा है 10 ओम का है। तो श्रेणी क्रम में आपको मालूम है धारा जो होती है वो समान होती है। जैसे I यहाँ पर गई तो I यहाँ पर भी निकलेगी और I यहाँ पर भी निकलेगी। तो श्रेणी क्रम की खास बात ये होती है कि धारा समान होती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो असमान होता है। इसलिए आपसे ये पूछ रहा है कि 5 ओम के एक प्रतिरोध में 6 एम्पियर की यदि धारा गई है तो वो 10 ओम के साथ में अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसकी धारा भी 6 एम्पियर की होगी, क्योंकि I का मान चेंज नहीं होता है श्रेणी क्रम में। सही ऑप्शन क्या होगा, 6 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर से, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस उपकरण का उपयोग जो है विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए अगर मान लीजिए धारा जा रही है अपनी स्पीड से, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग प्रतिरोध उसके बीच में लगाते हैं। और अगर प्रतिरोध को हमको कम ज़्यादा करना है तो प्रतिरोध के लिए क्या लगाएंगे, रियोस्टेट लगा देंगे वहाँ पर। तो रियोस्टेट क्या करेगा, प्रतिरोध को कम ज़्यादा करेगा। जैसे आपको मोटर चलानी है, हीटर चलाना है, ओवन चलाना है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता है, तो हम लोग कम प्रतिरोध लगा देंगे, रियोस्टेट से इसको मैनेज कर देंगे कि कम प्रतिरोध हो जाए। अगर हमको पंखा चलाना है और सिर्फ बल्ब जलाने हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को ज़्यादा कर देंगे ताकि धारा का मान वहाँ पर कम पहुँचे। तो इस यंत्र का नाम है रियोस्टेट, जो कि प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अमीटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल हम लोग धारा को मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक काम करता है कि उसमें धारा जा रही कि नहीं जा रही है उसको देखने का काम करता है, और वोल्टमीटर वोल्टेज नापने का काम करता है। तो सही ऑप्शन होगा रियोस्टेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, तो यह एक किसका उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है आज का ये। जब आप जानते हैं किसी, मान लीजिए आपने टब में एक छड़ डाल दिया, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो वो छड़ आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। जैसे आपने सीधी डाली तो वो टेढ़ी थोड़ी आपको नज़र आती है। तो ये काम किसका होता है, प्रकाश के अपवर्तन का होता है। और वो छड़ जो है अगर थोड़ी मोटी है तो चिपटी भी आपको नज़र आएगी। समझ गए आप। तो सही ऑप्शन होगा प्रकाश का अपवर्तन का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन से कि तारों का टिमटिमाना जो है वो भी प्रकाश के अपवर्तन में आता है। ठीक है, तारे जो टिमटिमाते हुए आपको नजर आते हैं, वास्तव में तारे जो हैं वो स्थिर रूप से रखते हैं, लेकिन वो प्रकाश की इतनी लेयर बीच में होती हैं कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन है। और अगर हम कोई छड़ को डालते हैं वो टेढ़ी आपको नजर दिखे या फिर चिपटी हुई आपको नजर आए तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही एक कारण है। नेक्स्ट देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है। उत्क्रमित मतलब कि उल्टी की जाती है।
विद्युत मोटर में जब आप कुंडली को देखेंगे तो वहाँ पर कुंडली को घुमाने के लिए अपने अक्ष में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। ये यंत्र होता है, इसका काम यही होता है कि जैसे कुंडली को घुमाने के लिए धारा को तुरंत उल्टा कर देता है। तो विभक्त विलय ये आपको याद करना पड़ेगा। जब आप कुंडली पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिससे विद्युत मोटर चलती है, कुंडली बार बार घूमने लगती है। तो धारा की प्रवाह की दिशा को बार बार ये घुमाता है विभक्त विलय, इसी से मोटर हमारी चलती है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जूल के तापन प्रभाव, मतलब कि जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कारण जो उत्पन्न ऊष्मा H है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जूल के हीटिंग इफेक्ट का आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। H बराबर क्या होता है? H बराबर I² RT के होता है। समझ गए आप? ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो H जो है आपसे धारा के बारे में पूछा जा रहा है ना, H जो है धारा के वर्ग के बराबर है, अनुक्रमानुपाती है। समझ गए? अगर प्रतिरोध की बात करेगा तो उसके भी अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ पर टाइम के भी अनुक्रमानुपाती है। समझ गए आप? तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, धारा ही आपसे पूछा गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है H। समझ गए आप? ये फार्मूला आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिकाग्र, जल और बाह्य दल का क्या होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो निषेचन के बाद पौधों में क्या होता है? जैसे ही परागकण जो है पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये पुंकेसर, वर्तिकाग्र, दल और बाह्य दल ये सब झड़ करके गिर जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, ये पुष्प के हमारे भाग है। जैसे कि पुष्प बना है ना, तो ये वर्तिकाग्र है ऊपर वाला, और नीचे वाला यहाँ पर वर्तिका है। ये पुंकेसर होता है इसमें, और इसके बाद यहाँ पर ये बाह्य दल है और ये दल है। ठीक है? तो जब भी ये पूरा परागण की क्रिया होती है और निषेचन हो जाता है तो ये हमारा वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका जो है, पुंकेसर जो है, बाह्य दल जो है, दल जो है, ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। सिर्फ इसमें जो चेंजमेंट होता है वो अंडाशय में होता है। अंडाशय जो इसका है वो आपका फल में चेंज हो जाता है। ठीक है? समझ गए? अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में चेंज हो जाती है। बीजांड जो है इसका है वो बीज में चेंज हो जाता है। लेकिन ये आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। पुंकेसर, वर्तिकाग्र, दल, बाह्य दल, इनका क्या हो जाता है? ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। कहाँ पर ऐसा लिखा गया है? लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि बाह्य दल जो है ना, बाह्य दल के अलावा वे सब झड़ जाते हैं। वे सब मतलब कि ये सब झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। क्या स्थायी हो सकता है? बाह्य दल जो है वो कुछ पौधों में बच जाता है। जैसे कि मिर्च में जो होता है ना, मिर्च में ये आपका बाह्य दल जो होता है वो झड़ता नहीं है, मिर्च में लगा रहता है, और बाकी सब जगह में आप देखते होंगे तो ये बाह्य दल भी गिर जाता है। इसलिए कह रहा है कि बाह्य दल के अलावा वे सब झड़ जाते हैं। जो लिख रहा है बाह्य दल के लिए, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है, जो मतलब कि कुछ पौधों के लिए वो बचा रह सकता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये पुष्प के भाग हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा, इनसे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्लेमाइडोमोनस जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है जो कि जल में रहते हैं, तो वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एक कोशिकीय जो शैवाल हैं वे कैसे श्वसन प्राप्त करते हैं? अमीबा की तरह करते हैं। अमीबा की तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन जो है उसे अवशोषित कर लेते हैं, फैल जाते हैं, विसरण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के अवशोषित कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला, वे अमीबा के तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? अगर हमें किसी तत्व की संयोजकता देखनी है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जैसे हमने कार्बन को ले लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4। तो पहले सेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाह्यतम कोष जो होता है वही डिसाइड करता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अगर 4 हैं तो अष्टक के पालन के लिए इसे 4 की और आवश्यकता है, या फिर ये 4 छोड़ दे या 4 ले ले तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ गए आप? तो K और L तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई कई तत्वों में K होगा, कई तत्वों में L होगा, कई तत्वों में KL MN, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से तो आप कह नहीं सकते हैं, तो बाह्यतम वाले को ही आपको सही करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है? बताइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 17वां क्वेश्चन है। 4 रिएक्शन इसमें आपको दी गई हैं। द्विविस्थापन मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पर आपको नजर आए। पहले वाले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो अगर हम इन्हें डिसाइड कर लें 1 2 3 4, Na जो है ये प्लस में होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। 1 2 3 4 से डिसाइड कर लें तो हम लोग याद रखते हैं क्या है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर 14 32 का नियम लगेगा। मतलब कि 1 4 के साथ मिल जाएगा और 3 जो है वो 2 के साथ मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये क्रिया हो रही है। पहली वाली देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन जो होगा वो पहला वाला होगा। चाहे तो आप प्लस और माइनस साइन से देख लीजिए, या फिर अगर आपको 14 32 वाला नियम से अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कर लीजिए। पहले को चौथे से मिला दीजिए, तीसरे को दूसरे से मिला दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है। समझ गए आप लोग? तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में हो रही है। बाकी तो कहीं जगह पर देखिए, कहीं पर हीट निकल रही है, कहीं पर ये आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहीं पर ये मिलन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इसी जगह पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में कोई दृश्य भिन्नता होती है? ये आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और ये 23 जोड़े जो होते हैं वो 22 + X, मनुष्य की बात करेंगे, अगर मानव अगर मेल की बात करेंगे तो 22 + Y, ये सेक्स क्रोमोसोम में X और Y होते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो ऐसा कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती कि आप देख करके जान जाएं कि ये X वाला है कि ये Y वाला है। तो इसमें आप नहीं में सही कहेंगे, नहीं, उनके आकार और गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं देख करके जान सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। समझ गए आप? X और Y में आप आकार और गतिशीलता से इसमें आपको अंतर का पता नहीं लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके पहले भी ये देखिए क्वेश्चन आया था, जब हमने आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम बताया था। तो वहां पर हमने ये बताया था आपको कि जब भी आपसे बाएं हाथ के नियम की बात करेगा तो वहां पर विद्युत मोटर की चर्चा करेगा। तो यहाँ पर सही होगा बाएं हाथ का, नहीं, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम लगेगा। ये लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के लिए लगेगा। और अगर बात करेंगे जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई भी थी। ठीक है, इसको अभी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर के लिए लगेगा। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl में पानी अगर आप मिलाते हैं तो क्या होता है? नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो वो विलयन क्या नाम होगा? लवण और जल का विलयन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उससे कुछ बनता थोड़ा नहीं है, वो तो एक प्रकार से उसका लवण जलीय विलयन हो गया। तो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार आपको बताना है। सबसे पहले आपने 2 दर्पण पढ़े हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में वास्तविक चीज़ें ज़्यादा बनती हैं
और ये आभासी की आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण सही होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हमको लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। और इसने अत्यधिक छोटा की बात की है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उत्तल दर्पण को बना करके देख लेते हैं कि हमको किस स्थिति में जो है अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा, आभासी मिलेगा। आभासी तभी मिलेगा जब दर्पण के पीछे बनेगा। तो यदि हम वस्तु को अनंत पर रख दें, तो अनंत पर रखेंगे तो यहाँ फोकस जाकर बनेगा, एक किरण इधर से जाएगी इधर से, तो फोकस के बाद में बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा। वो किस दर्पण में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। ये उत्तल दर्पण का ही तो चिन्ह है ना, तो ये उत्तल दर्पण। और अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वो अत्यधिक छोटा बनेगा। और आभासी मैंने बता दिया, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बनेगा। दर्पण के अगर लेफ्ट में बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा। वो किस में बनता है, वो अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए इसमें जो आपसे पूछा गया था उत्तल दर्पण, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदल करके क्या हो जाता है। इसमें भी वही नियम लगेगा, सक्रियता का नियम लगेगा। क्या कह रहा है, लोहे की कील मतलब कि Fe जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डालते हैं तो ये Fe जो है कॉपर को भगा देता है। मैंने बताया ना, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो उसको हटा देगा उस जगह से, तो अपना स्वयं का विलयन बना लेता है। Fe स्वयं बना लेता है SO4 के साथ मिलकर के कॉपर को अलग कर देता था। तो पहले इसका कलर जो नीला था विलयन का, जब इसमें कील डाल देंगे लोहे की, क्योंकि लोहा जो है Fe है, तो लोहे की कील डाल देंगे तो लोहे का विलयन बन जाएगा। और वो किस कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये कॉपर को अलग कर देगा। तो इसमें भी अब क्रियाशीलता का सिद्धांत लगेगा, नीला से भूरा हो गया क्योंकि फेरस जो है ज़्यादा शक्तिशाली है कॉपर से। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए, हमारा ये 23 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में 23 क्वेश्चन साइंस के मिले हैं। इसके पहले के दोनों सेट में 25-25 क्वेश्चन मिले थे, तो 20 से 25 के बीच में रेलवे ग्रुप डी 2022 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किए हैं, आप लोग बेहतर से बेहतर इसको करने का प्रयास करिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए लिखा गया है, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन के अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, कोशिकांग में घटित होता है। किस कोशिकांग में घटित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन का जो पहला चरण है वो कहाँ पर घटित होगा, वो होगा कोशिका द्रव्य में। और नेक्स्ट जितने चरण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य। तो चलिए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कैसे होता है। जैसे ये ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु वाला है, तो पहली स्टेज जो है, पहला चरण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें पाइरुवेट बनता है। ठीक है, 3 कार्बन वाला अणु प्लस ऊर्जा बनती है। अब इसके बाद की 3 अवस्था होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना लेता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो यही पाइरुवेट जो है, हमारी पेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा 3 कार्बन वाला अणु बनाता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट के रूप में है तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बना लेता है। तो पहला इसने पहला चरण पूछा ना, प्रथम चरण किसकी उपस्थिति में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, 3 कार्बन वाला अणु बनता है। ये रिएक्शन आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला चरण पूछेगा तो कोशिका द्रव्य सही करिएगा। अगर नेक्स्ट चरण की बात करेंगे तो फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के वो तीनों चरण आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन की सीरीज थी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उर्दू, हिंदी, तुलु और अंग्रेजी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आपने इन 23 प्रश्नों में क्या आपने 17 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास किया है, क्योंकि सेट काफ़ी कठिन था। और अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको 17 बनता है। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कम से कम 20 करने का प्रयास करिए। एग्जाम आने तक मैं आपको 23 में 23 जो भी सेट कराऊंगा उसमें आप ये सारे क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। और आपने ग्रुप डी 2020 वाली वैकेंसी है उसमें भी आपने बेहतर किया था, जो 22 में आपका एग्जाम संपन्न हुआ, और आप इस वैकेंसी में बेहतर करके आएंगे। चाहे आप ALP के एग्जाम दें, टेक्नीशियन का एग्जाम दें, तो वहाँ पर भी आप बेहतर करके आएंगे। अगर